कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में जो लोग रहते हैं, घर के अंदर का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है ना, वो भी बड़ा फक्ड अप है। क्योंकि एक परिवार के अंदर एक या दो सदस्य उस घर के ओनर्स हैं। मान लो मिस्टर एंड मिसेस पारेख घर के ओनर्स हैं। मिस्टर एंड मिसेस पारेख के 4 बच्चे हैं, ओके, ए बी सी एंड डी। अब ये ए बी सी एंड डी एक साथ नहीं रहते इस घर के अंदर। 40 साल पहले मिस्टर एंड मिसेस पारेख ने यह घर लिया था जॉइंट नेम में। मिस्टर पारेख गुजर गए, अब रह गई मिसेस पारेख। मिसेस पारेख और 4 बच्चे। अब 4 बच्चों में से 3 बच्चे एक विदेश में रहता है, एक लड़की की शादी हो गई है, वो कहीं और रह रही है। 2 बेटे हैं, एक मुंबई में कहीं और रहता है और एक बेटा जो है वो घर में रह रहा है अपने मम्मी के साथ, वो भी शादीशुदा है, बच्चे भी हैं। ओनरशिप स्ट्रक्चर तो पिताजी जो गुजर गए, मिस्टर पारेख गुजर गए, तो सब लोगों को एयरशिप मिलता है, दे आर ऑल एयर्स, यानी सब लोग पार्ट ओनर्स हो गए। अब जिस तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहो परसेंटेजेस में, 5% का, 10% का, 20% का, जो भी हो, 20% का गिन के लेते हैं कि मदर का 20% और सबका 20% तो ऐसे करके 100% सब लोग ओनर्स हैं, सब लोग पार्ट ओनर्स हैं। लेकिन सबका इंटरेस्ट सेम नहीं है। जो बेटा वहीं पे रहता है वो पजेसर है उस घर का, उस फ्लैट का पजेसर है, वो पोजेशन में है, वो उस घर में रहता है और उसका वो घर ही सहारा है। उसकी मां भी वहीं पे रहती है, हु इज ओनली 20% ओनर। बड़ा बेटा ऑस्ट्रेलिया में और एक बेटा न्यू दिल्ली में, बेटी कहीं और पुणे में, और ये बेटा यहां पे है। अब आप कहोगे पूछना किसको है रीडेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी किससे कंसेंट लेना चाहिए? तो सोसाइटी कहेगा हम ओनर का कंसेंट लेते हैं। ओनर से आप कंसेंट लेते हो तो ओनर है नहीं। मिस्टर पारेख जो सबको यूनिफाई करने वाले थे वो है नहीं। मिसेस पारेख डिपेंडेंट है। एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में है, आप कंसेंट किससे ले रहे हो? जो पोजेसर है वो छोटा भाई, सबसे छोटा भाई। अब सोसाइटी भी बड़ी अजीब चीज है। सोसाइटी उनको मेंटेनेंस बिल देती है, वो मेंटेनेंस पे करता है, लेकिन सोसाइटी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। सोसाइटी कहती है तुम ओनर नहीं हो, तुम्हारा कंसेंट नहीं चलेगा, तुम जाओ एक ये एयरशिप सर्टिफिकेट लेके आओ या सब लोगों का एनओसी लेके आओ। तो इस तरह से रीडेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए भी उसका जो लोकस स्टैंडी चाहिए वो है नहीं, पावर है नहीं उसको। ही इज मेड टू फील पावरलेस। जो बंदा यहां पे रह रहा है, सबसे छोटा भाई, उसको आप पावरलेस फील करवाते हो। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या ऐसे होना चाहिए? तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी इस तरह से फंक्शन करते हैं और वो बहुत ऑफिशियली कहते हैं नहीं तुम हमारे मेंबर नहीं हो। मेंबर कौन है? आपकी माँ मेंबर है। हाँ, लेकिन मेरी माँ अटेंड नहीं करेंगी मीटिंग्स, उनका कंडीशन नहीं है अटेंड करने को। हाँ, तो तुम हमारे मेंबर नहीं हो, जाओ कर लो जो करना है। तो इस तरह से बड़ा अजीब सिचुएशन हो जाता है जहां पे बेटा जो है वो ऐसा मेंबर नहीं है। मैनेजिंग कमेटीज लकीर के फकीर, जब उनको चाहिए होता है हर एक रूल बेंड कर देंगे, लेकिन नहीं तो लकीर के फकीर बन जाएंगे। अच्छा, ये एक टाइप का फैमिली मैंने मेंशन किया। और इसमें अब दिक्कत ये है कि जब घर रीडेवलपमेंट में जाएगा तो ये जो बेटा जो है और उसकी माँ है, वो परिवार जो है वो बेघर होने वाले। उनको भाड़ा मिले ना मिले, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को होगी। बिल्डर्स, रीडेवलपमेंट के बिल्डर्स टाइम पे भाड़ा देते नहीं है। थोड़े टाइम के लिए देते हैं, 6 महीने के लिए देखते हैं, 1 साल के लिए देते हैं। उसके बाद ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन के लिए जो भाड़ा देना होता है, रेंटल अमाउंट देना बंद कर देंगे, रोक देंगे, अटका के देंगे, अटक के देंगे। नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। बहुत ही कम बिल्डर्स ऐसे हैं जो टाइम पर भाड़े का चेक पहुंचा देते हैं, बहुत कम, गिने चुने। रीडेवलपमेंट में जाने वाले जो लोग हैं
सोसाइटी वो ये सब सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं ये जो बिल्डर आया हुआ है भगवान का आदमी है, ये बहुत सही आदमी है, एकदम सही, हम हमारा कांटेक्ट में है। ऐसे कैसे कह सकते हो कि वो नहीं देने वाला है टाइम पर? तो उनको ब्लाइंड फेथ है उस बिल्डर पे। अच्छा, जनरल बॉडी भी जनरली इन्हीं के साथ चली जाती है, मैनेजिंग कमेटी के साथ। अब जनरल बॉडी इनके साथ क्यों जा रही है? अगेन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गवर्नेंस डेफिसिट। उनको पूछने वाला कोई नहीं है, सवाल करने वाला कोई नहीं है, ऐसा क्यों? तो एक कारण ये है, बहुत सारे बिल्डिंग्स में ऐसे होता है कि सब लोग एब्सेंटी ओनर्स हैं। एब्सेंटी ओनर्स मतलब फ्लैट को ओन कर रहे हैं लेकिन वो रह रहे कहीं और। कोई यूएस में रह रहा है अपने बेटे के साथ, कोई पुणे में रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, यंग मैन, बट ओनरशिप उसी का है, और लेकिन वो रह रहा है कहीं दूर। अब आप अगर कहीं दूर रहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है मैनेजिंग कमेटी के ऊपर भरोसा करने के सिवाय। आप दूर बैठ के अपोज नहीं करोगे, कर भी नहीं सकते हो, करना बहुत मुश्किल होता है। एंड मेंटालिटी ऐसी होती है, ठीक है ना, वो लोग वहीं पे रहते हैं, वो लोग प्रैक्टिकली हमारे फ्लैट के केयरटेकर जैसे हैं, और उनको फैसला लेने दो। अगर वो कहते हैं रीडेवलपमेंट में जाना चाहिए तो जाने दो। तो ये बहुत सारे ऐसे एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स हैं जो बहुत लाइटली कह देते हैं, अच्छा कौन बिल्डर है? पटेल बिल्डर, हाँ ठीक है पटेल बिल्डर चलेगा। अच्छा नहीं, पटेल बिल्डर नहीं है, देसाई बिल्डर है। अच्छा देसाई बिल्डर, वो भी चलेगा। अच्छा देसाई बिल्डर नहीं है, वो खान बिल्डर है। खान बिल्डर है, ओके तुम श्योर हो ना? हाँ तो हम श्योर है सर, बस हो गया, चलो कंसेंट दे देंगे, कहाँ साइन करना है बोलो। तो वो इस तरह से कंसेंट देते हैं। वो कहीं भी कोई भी उसको अटकाने को देखेगा, कोई सवाल करने को देखेगा तो वो कहेंगे ये न्यूसेंस आदमी है, हम मैनेजिंग कमेटी को सपोर्ट करते हैं। बात वहां पर खत्म हो जाती है, हम मैनेजिंग कमेटी को सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली। क्या सवाल उठाया जा रहा है, उन्होंने फंड्स कैसे मैनेज किया है, उन्होंने टेंडर सर्कुलेट किया तो किस तरह से टेंडर सर्कुलेट किया, क्या उन्होंने टेंडर सर्कुलेट किया भी, ड्यू प्रोसेस था या बस ऐसे ब्लाइंड मेजॉरिटीइज्म से उन्होंने कुछ पास करवाया। एक काम करने की एक पद्धति होती है, एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम से करोगे तो सेफ रहोगे। एक डिसीजन करने का एक तरीका होता है, बिल्डर चुनने का एक तरीका होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट चुनने का एक तरीका होता है। लेकिन वो सब अरे ड्यू प्रोसेस के लिए टाइम भी नहीं है, पेशेंस भी नहीं है। और ये कौन होते हैं ड्यू प्रोसेस मानने वाले? ये कौन होते हैं कानूनी किसी तरह के प्रोसेस मानने वाले? तो इस तरह से मैनेजिंग कमेटी का भी एक बहुत ज्यादा इम्पेशेंट रोल होता है कि वो कहते हैं नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट दिखाओ। तो पीएमसी शॉर्टकट दिखाने के लिए बैठा है, वो उनको शॉर्टकट दिखा देता है। और वो शॉर्टकट ही नहीं दिखाता है, वो अगर कोई अपोज करता है तो उनको बाजू में कैसे करना है, उनको साइडलाइन कैसे करना है, उनको डिमोनाइज कैसे करना है। मतलब ये देश के गद्दार है, देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को साइड में डालो, ये लोग शाहीन बाग वाले हैं, वो टाइप से साइड में साइडलाइन कर देते हैं। उसके अंदर भी अगर कोई मुसलमान है, माइनॉरिटी कम्युनिटी है, और ये बिल्डिंग में मेजॉरिटी का चल रहा है तो खत्म, उसको साइड में कर दिया। मतलब तू मुसलमान है इसलिए तू अपोज कर रहा है, तू क्रिश्चियन है इसलिए तू अपोज कर रहा है, बस साइड में डाल दिया। तो इस तरह फेंक देते हैं साइड में। तो अपोजिशन है ही नहीं मैनेजिंग कमेटी को, किसी तरह का अपोजिशन नहीं है। और एब्सेंटली ओनर्स जो हैं, जो शायद 50-60% रहते हैं, एब्सेंटी ओनर्स जो वहां पे रहते ही नहीं है, वहां के निवासी नहीं है, उस बिल्डिंग के घर को भाड़े पे चढ़ा के जाते हैं, उनको पड़ी नहीं है। वो कहते हैं ठीक है आज नहीं तो कल बिल्डिंग बनेगा तो सही, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा तो सही, चलता है ठीक है, हम बेघर तो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। यानी वो एक एकेडमिक चीज हो जाती है, छोड़ो यार, होने दो यार, जो हो रहा है होने दो, मुझे पड़ी नहीं। और ब्लाइंड फेथ, नहीं अच्छा ही होगा, भला सोचो अच्छा ही होगा। अब आपको पड़ी नहीं है, आप कहीं और रह रहे हो, आप बेघर नहीं होने वाले हो, आपको अल्टरनेट एकोमोडेशन रेंट की जरूरत नहीं है, तो आप एक उस तरह से ब्लाइंड फेथ का स्टांस ले सकते हो। या फिर आपके परिवार वाले उस घर में रह रहे हैं लेकिन आप उस घर के बड़े भाई हो,
मान के चलते हैं कि बड़े भाई ओनर हैं लेकिन छोटे भाई रह रहे हैं, ओके। या फिर पिताजी ओनर हैं, पिताजी जिंदा हैं लेकिन कहीं और रह रहे हैं बड़े भाई के साथ, छोटा भाई यहाँ पे रह रहे हैं। अब पिताजी वहाँ पे हैं, डिपेंडेंट हैं, वो कहते हैं छोड़ो यार, कंसेंट दे देते हैं, कौन अपोज करेगा, मैं थोड़ी ना वहाँ मीटिंग में आने जा रहा हूँ, छोड़ दो। छोटे वाले को अगर छोटे वाला कहता है चलो मैं एसोसिएट मेंबर बनूंगा, मुझे एसोसिएट मेंबरशिप दो, लेकिन पिताजी कहते हैं अपोजिट, ये अपोज करेगा, खामखा अपोज करेगा एसोसिएट मेंबर बन के, नहीं चाहिए ये सब गड़बड़ घोटाला झगड़ा, ये सब नहीं चाहिए, तुम बेटा रहने दो, मैं यहाँ से कंसेंट दे दूंगा। तो इस तरह से कंसेंट मिल जाता है रीडेवलपमेंट के लिए। तो सवाल ये उठता है, क्या सबका इंटरेस्ट या कब सबकी जरूरत सेम है? आंसर है बिल्कुल नहीं, सबकी जरूरत बिल्कुल ही सेम नहीं है। जो लोग घर को भाड़े पे चढ़ा के गए हैं, उनको घर के छत की जरूरत नहीं है। उस घर का छत यानी शेल्टर उनके लिए किसी भी तरह से इंपॉर्टेंट नहीं है। जो लोग वहां पे रह रहे हैं उनके लिए वही एक घर है, और उसी घर की वजह से उनका सुख चैन खाना पीना सब ठीक है। अगर उस घर को छोड़ के उनको बेघर होके इधर उधर भाड़े पे भटकना पड़ेगा तो उनका खाना पीना हराम हो जाएगा। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जिन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है उनको मैनेजिंग कमेटी में लाया नहीं जाता है। अब मैनेजिंग कमेटी में कौन लोग बैठते हैं? ऑफ कोर्स वहां के निवासी लोग जनरली, कभी कभी एब्सेंटी चेयरमैन एब्सेंटी सेक्रेटरी भी हो जाते हैं, वो एक प्रॉब्लम है। चेयरमैन है वो यहाँ पे रहता नहीं है, सेक्रेटरी है वो यहाँ पे रहता नहीं है, वो साइन करके भेज देता है। जो भी चेक साइन करना है उसके पास भेज देते हैं, पियोन ये वॉचमैन लेके जाता है, साइन करवा के लेके आता है, हो जाता है। तो इस तरह से भी कुछ सोसाइटीज हैं। और अगर चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर सभी सेम हाउस में सेम बिल्डिंग में रह रहे हैं, उनको ये एब्सेंटीज से कंसेंट बहुत आसानी से मिल जाता है। उनको कोई अपोजिशन नहीं है, यानी कैप्टिव वोट बैंक की तरह है। उनको वोट बैंक है, वो वोट बैंक से वो लोग ले लेंगे। हाँ, और अपोज करने वालों को तो वो वोट बैंक अवेलेबल है ही नहीं। अपोज करने वाले इनको अगर कांटेक्ट भी करेंगे, सर आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो लेकिन 1 मिनट के लिए हमारी बात सुनो, हम क्यों अपोज कर रहे हैं, ये बिल्डर की लायकात नहीं है। अब वो बंदा जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है वो कहता है देखो ऐसा है, मैं मैनेजिंग कमेटी के ऊपर भरोसा करता हूं, जो मैनेजिंग कमेटी में है मैं उनके ऊपर भरोसा करता हूं, आप ही लोगों ने चुना है तो ठीक है, तो जो है उसके साथ मैं जाऊंगा, खत्म हो गई मेरी बात। तो उस तरह से वो अपोजिशन को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करेगा। तो रीडेवलपमेंट को अपोज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे भी कोर्ट्स भी इसी तरह के स्टैंड्स लेते हैं। कोर्ट्स भी कहते हैं नहीं, ये बॉडी कॉर्पोरेट है, जैसा भी डिसाइड करे सही तरीके से या गलत तरीके से, हम उसको क्वेश्चन नहीं करेंगे। अब एक और लीगल प्रॉब्लम ये है, लीगल वाला चैलेंज ये है कि किसी भी एक्चुअल फोरम का ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनता है इस प्रॉब्लम में। और इसका कारण ऐसा है, आपका जो रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट सोसाइटी और बिल्डर के बीच में है। अज्यूम किया जाता है कि सोसाइटी मतलब एक मत एक दिमाग, ऐसे अज्यूम किया जाता है। एक मत किस हिसाब से? 51% वोट है मैनेजिंग कमेटी को, 51% मैनेजिंग कमेटी के साथ में है, रीडेवलपमेंट के साथ में है, फिनिश्ड, एक मत। और वो एक मत है तो एक ही दिमाग है, लेकिन एक ही दिमाग नहीं है मेरे भाई। जो बाकी के लोग हैं जो सफर कर रहे हैं उनकी आवाज दबाई जाएगी, उनको कोई आवाज ही नहीं। जो लोग वहां पे रह रहे हैं, जिन लोगों की हालत खराब है, ऑलरेडी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, यानी हैंड टू माउथ उनका एग्जिस्टेंस है,
जब तक घर है तब तक चल रहा है, या कोई बुढ़ा बुढ़ी है जी रहे हैं इस घर में, जब तक ये बिल्डिंग है, जब तक ये फ्लैट है, वो सही सलामत है अपनी जगह में। लेकिन आप फ्लैट से बेघर कर देते हो, इधर उधर भटकने के लिए उनके पास ताकत भी नहीं है, मेंटल रिसोर्सेस भी नहीं है, और ये भी नहीं है, फंड्स भी नहीं। आप उनको बेघर कर देते हो। उनके पास वो जो घर है, उस घर की कीमत समझ के चलो 40 या 50 लाख है। उस एजेड कपल के लिए वो 40 या 50 लाख जीरो के बराबर हो जाता है, एब्सोल्युटली जीरो के बराबर हो जाता है, क्योंकि बिल्डर उसके तरफ उनको सामने चल के बहुत ज्यादा नहीं दे रहा है। अगर कुछ भी देता है तो देता होगा 2-5 लाख एट द मोस्ट। कॉर्पस दे बोल के देगा, इनकन्वीनियंस कॉम्पेंसेशन बोल के देगा, या ऑल्टरनेट एकोमोडेशन रेंट कह के देता है, लेकिन जो भी देता है कम पड़ता है। अब वो लोग हैंड टू माउथ से स्टारवेशन पे चले जाते हैं। सोसाइटी से अगर ये सब बात करो तो सोसाइटी कहेंगे, सोसाइटी वाले, मैनेजिंग कमेटी वाले, क्या इवन जनरल बॉडी वाले कहेंगे, नहीं अंकल वो सब तो ठीक है, लेकिन वो सब हमारा प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम किसका है? किसी का भी नहीं, प्रॉब्लम किसी का भी नहीं। तो जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यार, ऐसे हो जाता है। और वो फिर खुदा के पास चले जाते हैं, सुनर और लेटर वो टपक जाएंगे, तो हालत खराब होके टपकेंगे, इधर उधर भटक के उनकी हालत खराब। ये सेम मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि छोटा भाई है, माँ के साथ रह रहा है, बड़े भाइयों से पैसा मांगेगा नहीं, मांगेगा तो वो लोग देंगे नहीं, इधर उधर भटकते रहता है, कंप्लेंट करता है, बिल्डर ने पैसे नहीं छोड़े हैं, ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन रेंट नहीं दे सकता है, और बाकी के लोग सब मस्त होके बैठे हैं, आज नहीं तो कल बिल्डिंग बनेगा।